चैप्टर 1 जैव विकास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। योग्यतम की उत्तरजीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, यह सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी, यह सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, यह सही सुमेलित नहीं है। डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? मोसोजोइक पक्षी। डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? मोसोजोइक पक्षी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। थियोफ्रेस्टस ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की है? ए तथा बी दोनों, यानी हिस्टोरियो प्लांटेरम और ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, इन दोनों की। थियोफ्रेस्टस ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की है? ए तथा बी दोनों की, यानी हिस्टोरियो प्लांटेरम और ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, इन दोनों पुस्तक की। सजीवों के गुणों में शामिल है उपरोक्त सभी, यानी उपापचय, आनुवंशिकता और प्रजनन। सजीवों के गुणों में शामिल है उपरोक्त सभी, उपापचय, आनुवंशिकता और प्रजनन। ह्यूगो डिब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ह्यूगो डिब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से किस काल में जीवन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? एजोइक काल में। निम्नलिखित में से किस काल में जीवन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? एजोइक काल में। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लुई पाश्चर ने प्रतिपादित किया था? रोगों का रोगाणु सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लुई पाश्चर ने प्रतिपादित किया था? रोगों का रोगाणु सिद्धांत। न्यूक्लियो प्रोटीन्स जिनमें स्वतः द्विगुणन सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है, किनकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? ये सभी, यानी अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी की अभिक्रिया से। न्यूक्लियो प्रोटीन्स जिनमें स्वतः द्विगुणन यानी सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है, किनकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? ये सभी की, यानी अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ है? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ है? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व।
पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? नील हरित शैवाल। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए अब हम लोग देखेंगे सजीवों के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, पोषण, न्यूट्रिशन, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, आनुवांशिकता, हेरिडिटरी, समस्थिति, होम्योस्टैटिस, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, यह सभी सजीवों के प्रमुख गुण हैं। एक बार फिर से देख लेंगे सजीवों के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, पोषण, न्यूट्रिशन, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, आनुवंशिकता, हेरिडिटरी, समस्थिति, होम्योस्टैटिस, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर 2, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक यानी मशरूम किससे संबद्ध है? कवक। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक, मशरूम किससे संबद्ध है? कवक। इष्ट एक क्या है? कवक है। इष्ट एक कवक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर है? शैवाल और कवक के। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर है? शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों का नाम दर्शाना। यह उद्देश्य नहीं है। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति। जीवों की वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति। कवकों का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त सभी में, यानी खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में और ब्रेड बनाने में। कवकों का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त सभी में, खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में और ब्रेड बनाने में। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप नहीं है? हॉर्नवर्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप नहीं है? हॉर्नवर्ट। किस जीव विज्ञानी ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी? व्हिटेकर। किस जीव विज्ञानी ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी? व्हिटेकर। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वर्गीकी। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वर्गीकी। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस अथवा
फैगोसाइटोसिस। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कवक। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कवक। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? इनमें से किसी में नहीं। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? इनमें से किसी में नहीं। एम्फीबिया किस प्रकार के जीवों का समूह है? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों का। एम्फीबिया किस प्रकार के जीवों का समूह है? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों का। निम्न में से कौन सा जीव कीट इंसेक्ट है? सिल्वर मछली। निम्न में से कौन सा जीव कीट यानी इंसेक्ट है? सिल्वर मछली। किस संघ के जीव गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं? मोलस्का। किस संघ के जीव गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं? मोलस्का। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? प्लेटिपस। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? हमिंग बर्ड। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? हमिंग बर्ड। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कुट। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? कुक्कुट। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटेरिया है? तिलचट्टा। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटेरिया है? तिलचट्टा। गर्म रुधिर वाले जंतु वार्म ब्लडेड एनिमल वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को सदैव एक समान रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वार्म ब्लडेड एनिमल वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को सदैव एक समान रखते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है? सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है? सहजीवी। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? जेलीफिश। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? जेलीफिश। मोनेरा जगत किंगडम के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? नील रहित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कथन 2 सही है। मोनेरा जगत यानी किंगडम के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? नील हरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। यह कथन सही है यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल कथन 2 सही है। सही कूट का चयन करें। सूची 1 में जीव दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संघ के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। एस्केरिस, निमेटोडा, मलेरिया परजीवी, प्रोटोजोआ, घरेलू मक्खी, स्तनधारी, गाय, ऑर्थोपोडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सही कूट का चयन करें। सूची 1 में जीव और सूची 2 में संघ दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे एक बार फिर से। एस्केरिस, निमेटोडा, मलेरिया परजीवी, प्रोटोजोआ, घरेलू मक्खी, स्तनधारी, गाय, ऑर्थोपोडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? चमगादड़। कौवा आता है, चील आता है और तोता आता है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? चमगादड़ नहीं आता है, कौवा, चील और तोता आता है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीकी पदानुक्रम है? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और फिर जाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीकी पदानुक्रम है? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और फिर जाति। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घटपर्णी जलोदभिद यह सही सुमेलित नहीं है। अमरबेल तना परजीवी सुमेलित है। चंदन जड़ परजीवी सुमेलित है। ऑर्किड अधिपादप एपिफाइट सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घटपर्णी
जलोदभिद यह सही सुमेलित नहीं है। अमरबेल तना परजीवी सुमेलित है। चंदन जड़ परजीवी सुमेलित है। ऑर्किड अधिपादक एपीफाइट सुमेलित है। सांप के विषदंत पॉइजनस फैंग्स किसका रूपांतरित करता है? जंभिका दंत के। सांप के विषदंत पॉइजनस फैंग्स किसका रूपांतरित रूप है? जंभिका दंत के। निम्नलिखित पादपों में से कौन ग्रैमीनी कुल का या के नहीं है या है? नारियल नहीं है, गन्ना, मक्का और जई है। निम्नलिखित पादपों में से कौन ग्रैमीनी कुल का या के नहीं है या है? नारियल नहीं है, गन्ना, मक्का और जई है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्वीड। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्वीड। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया है, वह है क्लोरोक्विन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया है, वह है क्लोरोक्विन। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है? उभयचर और सरीसृप। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है? उभयचर और सरीसृप। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जीव दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संघ दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। स्पांजिला, पोड़ीफेरा, हुकवर्म्स, निमेटोडा, बिच्छू, आर्थ्रोपोडा, मूंगा, सिलेंट्रेटा संघ के जीव हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जीव दिए गए हैं और सूची 2 में संघ दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। स्पांजिला जीव पोड़ीफेरा संघ के हैं। हुकवर्म्स निमेटोडा के हैं। बिच्छू आर्थ्रोपोडा संघ के हैं और मूंगा सिलेंट्रेटा संघ के हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का उदाहरण नहीं है? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का उदाहरण नहीं है? जीवाणु। निम्नलिखित में से किस जगत या किन जगतों में केवल एक कोशीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। निम्नलिखित में से किस जगत या किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों से अपना आहार प्राप्त करता है? घटपर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों से अपना आहार प्राप्त करता है? घटपर्णी। एस्टेरियस, तारामीन, एकाइनस, समुद्री अर्चिन, एंटीडोन, समुद्री लिली सभी जीव किस संघ के अंतर्गत आते हैं? इकिनोडर्मेटा। एस्टेरियस, तारामीन, एकाइनस, समुद्री अर्चिन, एंटीडोन, समुद्री लिली सभी जीव किस संघ के अंतर्गत आते हैं? इकिनोडर्मेटा। साइकन, साइफा, स्पांजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पांजिया बाथ स्पंज किस संघ के जीव हैं? पोड़ीफेरा। साइकन, साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पांजिया बाथ स्पंज किस संघ के जीव हैं? पेरिफेरा संघ के। चैप्टर 3 कोशिका एवं ऊतक सेल एंड टिश्यू। जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है?
क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकाओं से। कोशिका का जीवित अंश द्रव्य जीव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांगों से। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका में नहीं होता है, मूल रोम कोशिका में होता है, प्लेटलेट्स में होता है और मोनोसाइट में होता है। निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका में नहीं होता है, मूल रोम कोशिका में होता है, प्लेटलेट्स और मोनोसाइट में भी होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है? साइटोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली सुसाइड बैग कहा जाता है? साइटोसोम। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं? पेशी ऊतक। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं? पेशी ऊतक। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वप्रथम डीएनए को किसने पृथक किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। सर्वप्रथम डीएनए को किसने पृथक किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? माइकोप्लाज्मा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से निर्मित होती है? फास्फोलिपिड से। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से निर्मित होती है? फास्फोलिपिड से। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? हक्सले ने। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? हक्सले ने। जीवों के अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? उत्परिवर्तन। जीवों के अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? उत्परिवर्तन। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से निर्मित होती है? दोनों, ए तथा बी दोनों, यानी प्रोटीन से और लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से निर्मित होती है? दोनों से, ए तथा बी दोनों से, यानी प्रोटीन से और लिपिड से। निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति एवं उसके निर्माणकर्ता पदार्थ के आधार पर वर्गों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। कोशिका भित्ति और उनके निर्माणकर्ता पदार्थ दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। पादप कोशिका भित्ति के निर्माणकर्ता पदार्थ है सेल्यूलोज। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन। शैवाल कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन। कवक कोशिका भित्ति काइटिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति एवं उसके निर्माणकर्ता पदार्थ के आधार पर वर्गों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करें। कोशिका भित्ति और उनके निर्माणकर्ता पदार्थ का मिलान करेंगे। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन। शैवाल कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन। कवक कोशिका भित्ति काइटिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे एमजे स्लाइडन एवं थियोडोर श्वान। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे एमजे स्लाइडन एवं थियोडोर श्वान। निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। वर्ग ए को वर्ग बी से मिलान करेंगे। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कालेप्डोटैक्सीफोलिया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। वर्ग ए को वर्ग बी से सुमेलित करेंगे। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेप्डोटैक्सीफोलिया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे।
केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। राइबोसोम की खोज जीई पैलेट ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। और राइबोसोम की खोज जीई पैलार्ड ने किया था। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है? मानव में नहीं पाई जाती है। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है? मानव में। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। निम्नलिखित में प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। निम्नलिखित में से प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तारक केंद्र सेंटियोल। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तारक केंद्र सेंटियोल। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। मानव शरीर में कोशिकीय पाचन में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण किस चरण में होता है? क्रेब्स चक्र। मानव शरीर में कोशिकीय पाचन में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण किस चरण में होता है? क्रेब्स चक्र में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनांकिकी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? वायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के में उपयोग करने को क्या कहते हैं? वायोनिक्स। संवहनी पौधों वैस्कुलर प्लांट्स में जल किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है? जाइलम ऊतक द्वारा। संवहनी पौधों वैस्कुलर प्लांट में जल किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है? जाइलम ऊतक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। रक्त ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक। रक्त यानी ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? 7.4। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? 7.4। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? लैक्टिक अम्ल। लाइसोसोम के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोशियम एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? एटीपी। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोशियम एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? एटीपी। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है?
वसामय ऊतक निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतक का। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतक का। निम्नलिखित में से पादप ऊतकों का एक प्रकार नहीं है? उपकला ऊतक। निम्नलिखित में से पादप ऊतकों का एक प्रकार नहीं है? उपकला ऊतक। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीवद्रव्य कला में। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीवद्रव्य कला में। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं, शाइव ट्यूब्स एवं सहकोशिकाएं, कैंपेनियन सेल्स पाई जाती है? फ्लोएम में। किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं यानी शाइव ट्यूब्स एवं सहकोशिकाएं, कैंपेनियन सेल्स पाई जाती है? फ्लोएम में। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है लिपिड संश्लेषण। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है लिपिड संश्लेषण। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर मेसोडर्म से होता है कहलाता है संयोजी ऊतक। वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर मेसोडर्म से होता है कहलाता है संयोजी ऊतक। रुधिर, ब्लड एवं लसिका, लिम्फ किस प्रकार के ऊतक हैं? तरल संयोजी ऊतक। रुधिर, ब्लड एवं लसिका, लिम्फ किस प्रकार के ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन को। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन को। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त कितनी होती है? 14.5 GM। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है? 14.5 GM। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कंडराएं, टेंडन्स जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन से दृढ़ सघन बंडल होती है? कोलेजन। कंडराएं, टेंडन्स जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ सघन बंडल होती है? कोलेजन। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से जंतु ऊतकों का एक प्रकार है? ये सभी यानी उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। निम्नलिखित में से जंतु ऊतकों का एक प्रकार है? ये सभी उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं? मार्सिलिया। निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं? मार्सिलिया। पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं?
शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। उपकला ऊतक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? ये सभी यानी जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण और रक्षात्मक आवरण का निर्माण, यह सभी कार्य करते हैं। उपकला ऊतक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? यह सभी यानी जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण और रक्षात्मक आवरण का निर्माण। चलिए अब देखेंगे विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज की आकृति है उभयावतल, बाइकॉन्केव। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज की आकृति है उभयावतल, बाइकॉन्केव। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स की आकृति है लंबी, पतली एवं शाखान्वित, लॉन्ग, थिन एंड ब्रांच्ड। तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स की आकृति है लंबी, पतली एवं शाखान्वित, लॉन्ग, थिन एंड ब्रांच्ड। जीवाणु कोशिकाएं बैक्टीरिया सेल्स की आकृति है वक्रित छड़ के आकार की, कर्व रॉड शेप्ड। जीवाणु कोशिकाएं बैक्टीरिया सेल्स की आकृति है वक्रित छड़ के आकार की यानी कर्व रॉड शेप्ड। शैवाल कोशिकाएं एल्गी सेल्स की आकृति है अंडाकार एवं कसाव युक्त, ओवल शेप्ड एंड फ्लैक्सिटेल्ड। शैवाल कोशिकाएं एग्ली सेल्स की आकृति है अंडाकार एवं कसाव युक्त, ओवल शेप्ड एंड फ्लैगलेटेड। परागकण पॉलन ग्रेन्स की आकृति है गोलाकार एवं कांटेदार। परागकण पॉलन ग्रेन्स की आकृति है गोलाकार एवं कांटेदार। चैप्टर 4 पादपों की आकारिक मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। कुछ जड़ें जो मूलांकुर रेडिकल के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है कहलाती है अपस्थानिक जड़। कुछ जड़ें जो मूलांकुर रेडिकल के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है कहलाती है अपस्थानिक जड़। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है शकरकंद। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है शकरकंद। प्याज, अरबी और आलू है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। आभासी फल फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है सेब। आभासी फल फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है सेब। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सूखे हुए प्रकंद से। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सूखे हुए प्रकंद से। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेल्यूलोज। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेल्यूलोज। घटपर्णी से निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट यानी पिचर में रूपांतरित होता है? पत्ता। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट पिचर में रूपांतरित होता है? पत्ता। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप पेट्रोप्लांट भी है? करंज। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप पेट्रोप्लांट भी है? करंज। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? बीजांड से। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? बीजांड से। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार नहीं है? परानिषेचन। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार नहीं है? परानिषेचन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। फल, अंडाशय, बीज, बीजांड, काष्ठ, तना, मंड, पत्ती। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे फिर से। फल, अंडाशय, बीज, बीजांड, काष्ठ, तना, मंड, पत्ती। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? सनई। निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? सनई। निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया था? क्रेस्कोग्राफ। निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया था? क्रेस्कोग्राफ। निम्नलिखित में पुष्पा जड़ें बटरेस रूट के उदाहरण है? यह सभी, यानी बादाम, पीपल और रबर का पेड़। यह सभी निम्नलिखित में पुष्पा जड़ों बटरेस रूट के उदाहरण है? ये सभी, यानी बादाम, पीपल और रबर के पेड़। पुष्पा जड़ें बटरेस रूट के बारे में देख लीजिए। जलीय भागों में तने के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप में होती है, जो एक साथ मूसला जड़ों एवं तनों के आधार के से विकसित होती है। उदाहरण है बादाम, पीपल, रबर के पेड़ आदि। एक बार फिर से देख लीजिए। जलीय भागों में तने के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप में होती है, जो एक साथ मूसला जड़ों एवं तनों के आधार से विकसित होती है। इसका उदाहरण है बादाम, पीपल, रबर का पेड़ आदि। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? रंध्र, स्टोमाटा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? रंध्र, स्टोमेटा। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागन। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागन। फलों के मीठा स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। फलों के मीठा स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे जिसमें बीजाणु स्पोर्स उत्पन्न होते हैं तथा संवाहक ऊतक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं? टेरिडोफाइट्स। निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे जिसमें बीजाणु स्पोर्स उत्पन्न होते हैं तथा संवहन ऊतक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं? टेरिडोफाइट्स। कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। लीवरवर्ट क्या है? एक स्तरीय पौधा जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। लीवरवर्ट क्या है? एक स्तरीय पौधा जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन का अर्थ है परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण। स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन का अर्थ है परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज। माँ पौधे मदर प्लांट की भांति पौधा मिलता है तना काट से। माँ पौधे मदर प्लांट की भांति पौधा मिलता है तना काट से। पुष्प के नर तथा मादा जननांग का युग्म है पुमंग एवं जयांग। पुष्प के नर तथा मादा जननांग का युग्म है पुमंग एवं जयांग। पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखेंगे। 4 भाग है। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोशियम, जयांग, जीनोशियम। पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कौन कौन से भाग है? बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोशियम और जयांग, जीनोशियम। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग तथा पुमंग एवं जयांग को पुष्प का आवश्यक भाग कहा जाता है। पुमंग एवं जयांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग है। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग तथा जयांग मादा जनन भाग है। एक बार फिर से देख लीजिए। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग तथा पुमंग एवं जयांग को पुष्प का आवश्यक भाग कहा जाता है। पुमंग एवं जयांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग है। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग तथा जयांग मादा जनन भाग है। पादप जड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है। पादप जड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है। निम्नलिखित में से किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेलन नहीं है? आम, अदरक, कंदिल जड़े, ट्यूबरस रूट। निम्नलिखित में से किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेलन नहीं है? आम, अदरक, कंदिल जड़े, ट्यूबरस रूट। पादप के कायिक अंगों वेजिटेटिव ऑर्गन्स में शामिल नहीं है? बीज। पादप के कायिक अंगों वेजिटेटिव ऑर्गन्स में शामिल नहीं है बीज, जड़, तना और पत्तियां शामिल है। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। अमरबेल। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। अमरबेल। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं अनावृतबीजी। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं अनावृतबीजी। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा परागकोश। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा परागकोश। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करके कूट से सही विकल्प का चयन करें। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। लहसुन, प्याज, सल्ककंद, हल्दी, केला और अदरक, प्रकंद, अरबी और जिमीकंद, घनकंद और आलू, स्तंभकंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करके कूट से सही विकल्प का चयन करें। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। लहसुन और प्याज, सल्ककंद, हल्दी, केला और अदरक, प्रकंद, अरबी और जिमीकंद, घनकंद और आलू, स्तंभकंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ तंत्र को। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ तंत्र। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है? वुल्फिया एवं रफलेशिया। विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है? वुल्फिया एवं रफलेशिया। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। एक एक करके चलिए तीनों कथनों को देख लेंगे। तनों का विकास प्रांकुर यानी प्लूम्यूल से होता है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि की विपरीत दिशा में विकास करते हैं। तनों पर पर्व यानी नोड्स तथा पर्व संधियां यानी इंटरनोड्स पाई जाती है। यह सभी कथन सत्य हैं। पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यानी तनों का विकास प्रांकुर यानी प्लूम्यूल से होता है। यह कथन सत्य है। यह सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि की विपरीत दिशा में विकसित करते हैं। यह कथन सत्य है। तनों पर पर्व यानी नोड्स तथा पर्व संधियां इंटरनोड्स पाई जाती है। यह कथन भी सही है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह पर्व यानी नोड्स और पर्व संधियों इंटरनोड्स से युक्त होता है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह पर्व नोड्स और पर्व संधियों यानी इंटरनोड्स से युक्त होता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत, जेट्रोफो। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत, जेट्रोफा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए। पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का कौन सा वर्ग नहीं आता है? अधिपादप। पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का कौन सा वर्ग नहीं आता है? अधिपादप। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्रयी।
नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्रयी। प्रकाश संश्लेषण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल। प्रकाश संश्लेषण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है किससे प्राप्त होती है? जल से। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है किससे प्राप्त होती है? जल से। चाय की पत्तियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा है? कैफीन। चाय की पत्तियों से पाया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा है? कैफीन। चलिए अब देखेंगे एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर क्या क्या है। एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलेडन और द्विबीजपत्री डिकोटिलेडन, इन दोनों में अंतर क्या है? एक बीजपत्री, इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है। द्विबीजपत्री बीजों में द्विबीजपत्र उपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री में बीजों में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है, लेकिन द्विबीजपत्री में बीजों में द्विबीजपत्र उपस्थित होते हैं। इनकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती है। द्विबीजपत्री, इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। एक बीजपत्री में इनकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होती है। द्विबीजपत्री, इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। एक बीजपत्री, इनके पुष्पों के भाग यानी फ्लोरल पार्ट्स 3 या 4 के गुणांक में होते हैं। द्विबीजपत्री, इन पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। एक बीजपत्री पुष्पों के भाग फ्लोरल पार्ट्स 3 या 4 गुणांक में होते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। एक बीजपत्री संवहन फूल में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। द्विबीजपत्री संवहन फूल में कैम्बियम उपस्थित होता है। एक बीजपत्री संवहन फूल में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। द्विबीजपत्री संवहन फूल में कैम्बियम उपस्थित होता है। अब देखेंगे भूमिगत तनों का रूपांतरण। प्रकंद, अधरम, हल्दी और केला बांस। प्रकंद, अधरम, हल्दी और केला बांस। स्तंभकंद, आलू, रतालू और शकरकंद। स्तंभकंद में आते हैं आलू, रतालू और शकरकंद। शल्ककंद में प्याज, लहसुन और ट्यूलिप आते हैं। शल्ककंद में प्याज, लहसुन और ट्यूलिप आते हैं। घनकंद, अरबी, जिमीकंद और ग्लैडियोल्स। घनकंद, अरबी, जिमीकंद और ग्लैडियोल्स। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5, पादप रोग, प्लांट डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फसल और उनके बीमारी, रोग, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धान, हरित बाल, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धान, हरित बाल। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जैडन की कमी का। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जैडन की कमी का। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। सफेद कीट, व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। सफेद कीट, व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। करनाल बंट किस फसल का रोग है? गेहूं का। करनाल बंट किस फसल का रोग है? गेहूं का। धान का टुंगड़ो विषाणु, टुंगड़ो वायरस प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। धान का टुंगड़ो विषाणु, टुंगड़ो वायरस प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। आलू में ब्लैक हर्ट रोग का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हर्ट रोग का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। येलो वैन मोजैक
येलो वैन मोजैक किस फसल की गंभीर बीमारी है? भिंडी की। येलो वैन मोजैक किस फसल की गंभीर बीमारी है? भिंडी की। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। नींबू का लाईबैक रोग का कारण है तांबा की कमी। नींबू का डाईबैक रोग का कारण है तांबा की कमी। जीवाणुजनित पादप रोग और रोग कारक एक एक करके देखेंगे। आलू का शैथिल रोग का कारक है स्यूडोमोनास सेलेनेसियरम। आलू का शैथिल रोग का कारक है स्यूडोमोनास सेलेनेसियरम। धान की अंगमारी रोग का कारक है जेंथोमोनास ओराइजी। धान की अंगमारी रोग का कारक है जेंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंकर रोग का कारण है जेंथोमोनास सिट्री। नींबू का कैंकर रोग का कारक है जेंथोमोनास सिट्री। गेहूं का टुंड रोग का कारक है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। गेहूं का टुंड रोग का कारक है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन का कारक है जेंथोमोनास माल्वेसियरम। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन का कारक है जेंथोमोनास माल्वेसियरम। सेब, गुलाब, टमाटर का ट्यूमिफोसियंस का कारक है एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गॉल। सेब, गुलाब, टमाटर का ट्यूमिफोसियंस का कारक है एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गॉल। आलू का स्कैब का कारक है स्टेप्टोमाइसिस स्कैबेजी। आलू का स्कैब का कारक है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबेजी। तंबाकू का शैथिल रोग का कारक है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। तंबाकू का शैथिल रोग का कारक है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। टमाटर का शैथिल रोग का कारक है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। टमाटर का शैथिल रोग का कारक है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। चलिए अब देखेंगे अजैविक पादप रोग। नींबू में डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। नींबू में डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरोन की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरोन की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ रोग जास्ता की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ रोग जास्ता की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जास्ता की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी में व्हिप टेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। फूल गोभी में व्हिप टेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरोन की कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरोन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से होता है।